ए अलीगढ़ रूह सैयद इल्म फ़न के गुलसिता, हम तेरे ही फूल और तेरे ही बाग़बां। चल दिया है इस चमन से अब ख़िज़ां का कारवां, चल दिया है इस चमन से अब ख़िज़ां का कारवां, यहाँ की तकबीर व अज़ा से काँपता है आसमां। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं अरीब उस्मानी आफ़शानी के जानिब से इस प्रोग्राम में आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि क़दीम दौर से ही अलीगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने इल्म व अदब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के तालिब इल्म दुनिया के हर गोशे में आबाद हैं और अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं और आबाद होते हैं, और अलीगढ़ की रिवायात इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करती है। नाज़रीन, अदब के एतबार से अलीगढ़ हर दौर में मशहूर रहा है। बहुत से शोरा यहाँ इल्म हासिल करके कामयाब हुए हैं, जिनमें सबसे आला नाम मरहूम मजाज लखनवी और मरहूम खलीलुर्रहमान आज़मी साहब का है। ये दोनों शायर उर्दू शायरी में एक रोशन सितारे के मानिंद है, जिसकी रोशनी से लोग आज भी फैज़याब होते हैं। नाज़रीन, अदब की इस सरज़मी पर ऐसे बहुत से हुनरमंद नौजवान मौजूद हैं जो अपने कलाम से उर्दू अदब को महफूज रखने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आफ़शानी एक ऐसी ही मुहिम का नाम है जिसका मकसद सलाहियत याफ्ता नौजवानों के हुनर को तलाश कर दुनिया के सामने एक नायाब गौहर की शक्ल में पेश करना है। लिहाजा आफ़शानी के इस प्रोग्राम में हम आपका तारुफ़ ऐसे ही कुछ हुनरमंद शोराओं से कराएंगे जो अपने कलाम से उर्दू अदब को महफूज रखने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं फ़ातिमा अमीन, जनाब हामिद मसूद साहब, मोहम्मद उज़ैर साहब, ललित कुमार साहब और मोहतरमा तुबा फ़ातिमा। हम आपका तारुफ़ करवाना चाहेंगे सबसे पहले फ़ातिमा अमीन से, जो एक 12वीं जमात की तालिब इल्म हैं और इतनी कम उम्र में इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, जो एक काबिल तारीफ़ बात है। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो मौजूद हैं, मोहतरम हामिद मसूद साहब, जो इनके ख़याल आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा कि ये 12वीं जमात का लड़का लिख रहा है। हमारे तीसरे मेहमान मोहम्मद उज़ैर साहब, जो एक जामिया मिल्लिया के स्टूडेंट हैं, और इनकी एक नज़्म अलीगढ़ काफ़ी मशहूर हुई है। हमारे चौथे मेहमान ललित कुमार साहब, जो तमाम शहरों में घूमकर लोगों को अपने कलाम से मुतासिर किया है। हमारी पाँचवीं मेहमान जो हैं तुबा फ़ातिमा, जो अपनी शीरी आवाज़ के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल करेंगे फ़ातिमा अमीन से। हम आपसे पहला सवाल ये करना चाहते हैं कि आपका शायरी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आपके शायरी करने का असल मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आफ़शानी की पूरी टीम की काफ़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपने कलाम पेश करने का। जैसा कि अरीब साहब ने मुझसे पूछा कि मुझे शायरी का शौक़ कहाँ से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ। मैं 10वीं जमात में थी जब मेरे जो वालिद साहब हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रुझान था मेरी साइड कि मैं उर्दू में अपना कुछ दूँ और मैं उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दूँ। तो एक दफ़ा मैं अपने वालिद साहब के साथ अकेली बैठी थी और उन्होंने मुझसे एक शेर कहा, जो काफ़ी मेरे दिल को और मेरे दिमाग को काफ़ी लगा कि वो शेर कुछ यूँ था, क्या पूछते हो मेरी तबीयत का हाल रफ़ीक़ों, क्या पूछते हो मेरी तबीयत का हाल रफ़ीक़ों, जाओ उन रक़ीबों से पूछो जो मेरे मिटने की दुआ करते हैं। ये शेर सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब मेरे वालिद साहब इतना ज़्यादा मेरी तरफ रुझान है उनका कि मैं उर्दू में कुछ करूँ, तो उस दिन से लेके मैंने जब अपना दिया सब कुछ उर्दू में, मैं अपना ज़्यादातर टाइम देने लगी और बुक्स पढ़ने लगी, इंटरनेट पे मैं शायरियाँ पढ़ने लगी। और फिर मुझे मेरे वालिद साहब ने ही बताया कि मेरे जो दादा हैं एक, वो भी शायर हैं जो कि इस वक़्त पाकिस्तान में हैं। तो उनसे मैंने थोड़ी-सी मोटिवेशन ली, इंस्पिरेशन ली और उसके बाद से मैंने अपनी शायरी में अपना सफ़र शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद उज़ैर साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा कि आपका शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस शायर से आप सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आफ़शानी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस महफ़िल में आने की दावत दी। और उर्दू का तो ये है कि उर्दू मतलब बचपन से एमई में पढ़े हैं तो उर्दू तो आती थी। अम्मी भी यहीं से उर्दू में ही मास्टर्स हैं तो उर्दू तो बहुत अच्छे से आती थी। शायरी जो है वो करीब आपका 9-10 यानी 14-15 साल की उम्र से जब गज़ल पढ़ी, गज़ल और नज़्म में जब फ़र्क पता चला और पता चला कि गज़ल क्या होती है, तब थोड़ा लगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ने लायक है। तब थोड़ा शायरी में इंटरेस्ट बना कि इस पे पढ़ा जाए, इसे लिखा जाए। बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब। मैं अगला सवाल हामिद साहब आपसे करना चाहूँगा
कि सवाल वही है कि शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ, और हम सबको मालूम है कि शायरी का मायार दिन ब दिन गिर रहा है। इस पर रोशनी डालें आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आफ़शानी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस अज़ीम प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला। दूसरी बात ये है कि शायरी बचपन से ही घर में अदब का माहौल रहा, जिसकी वजह से बचपन से ही मुझे गालिब, इक़बाल, हफ़ीज़ मीठी जैसे बड़े शायरों से रूबरू कराया गया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे वालिद मोहतरम का है, जिनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ तक मकसद शायरी का है, शायरी शुरू करने का मकसद था 10th क्लास में जब गज़ल से रूबरू हुआ, जब गज़ल समझना शुरू किया, तब से शायरी का शौक़ था। जहाँ तक रही बात शायरी के गिरते मायार की, उसकी वाहिद वजह यह है कि लोगों में इल्म की कमी है, जिसकी वजह से लोगों को शायरी करने का मकसद, शायरी का मतलब ही नहीं पता। लिहाजा ये ज़रूरत है कि लोगों में इल्म से लोगों को बेदार किया जाए कि शायरी का मकसद क्या है और शायरी किस तरह लिखी जाती है, शायरी के उसूल क्या हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से मुतासिर हूँ और इत्तेफ़ाक रखता हूँ। मैं अपना सवालों का सिलसिला शुरू आगे बढ़ाते हुए मैं ललित साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। सवाल कि आपका शायरी का सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस उन्वान, किस टॉपिक पे आपको लिखना सबसे ज़्यादा पसंद है? पहले मैं अरीब भाई और आफ्ताब भाई का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और मेरी पैदाइश और परवरिश दोनों अलीगढ़ से नहीं है। मेरे फादर आर्मी में हैं, तो इस करके मैं कई स्टेट्स में रह चुका हूँ और अलीगढ़ मेरा होम टाउन है। उससे पहले मैं जम्मू रहा हूँ करीब 5 साल। तब मुझे टू लाइनर्स, थॉट्स वगैरह पढ़ने का शौक़ था और मैं अपनी स्कूल कॉपीज़ के पीछे उन्हें नोट किया करता था। तो वहाँ सब सही चल रहा था और मैं बचपन के उस उम्र में था जब बच्चा पानी की तरह होता है, उसे जिस जग में डालो वो उसकी तरह ढल जाता है। मैं जम्मू के ढंग में ढल रहा था और जब कुछ रीज़न्स की वजह से हमारा अलीगढ़ आना हुआ, तब कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपना बचपन की खुशी जो है काफ़ी हद तक जो मैं जुड़ा हुआ था जम्मू से, वो पीछे छूट गई है। पर उनके ख़्याल अब भी साथ थे। तो मैं थोड़ा परेशान रहने लगा और बात कुछ इस हद तक बढ़ गई कि मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो फिर उस दरमियान मैंने लिखना शुरू किया और तब मैं सिर्फ खुद के लिए लिखता था। और लिखना एक ऐसी कला है जिसके थ्रू हम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू वर्ड्स। तो यूँ मैंने लिखना शुरू किया और मेरा कुछ ऐसा मोटो नहीं था कि मैं शेरो शायरी में आगे बढ़ूँ। मैंने बस खुद के लिए लिखना शुरू किया। यूँ ही करीब 2-3 साल बीते और मेरे लिखने के लहजे में थोड़ा इजाफा आया और मेरा थोड़ा वोकेबलरी पहले से बढ़ी। उसके बाद करीब मैंने 3 साल बाद एक जगह परफॉर्म किया, वहाँ से मुझे काफ़ी तवज्जो मिला और वहाँ से जुड़े काफ़ी लोगों से मुझे तवज्जो मिला। उसके बाद मैंने और कई दफ़ा परफॉर्म किया, एक दफ़ा मैंने दिल्ली परफॉर्म किया। उसके बाद यूँ धीरे-धीरे करके मुझ में कहने का लहजा और पहले से बढ़िया हुआ और यूँ ही मुझ में धीरे-धीरे शायरी का शौक़ शुरू हुआ। और मैं अक्सर इश्क और मोहब्बत पे लिखता हूँ, बाकी डिपेंडिंग अपॉन मूड। एज़ लाइक हर इंसान में कुछ ना कुछ ख्वाब ज़रूर होता है, लेकिन माँ बाप होते हैं जिनका ख्वाब अपने सिर्फ बच्चों से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें मैंने कुछ यूँ लिखा था कि न जाने कितनी बूढ़ी माँओं का ख्वाब महज़ इतना होगा, इस नाजुक गोद में कब दोबारा मेरा बेटा आकर सोएगा, मेरा बेटा आकर सोएगा। और मेरा वजूद तक ना था तब ख्वाब बुने जा रहे थे मेरे लिए, और जिनका खुद का घर बना था ईंट गारे से, कर्ज में डूबने तक को तत्पर, मेरे माँ बाप महल बनवा रहे थे मेरे लिए, महल बनवा रहे थे मेरे लिए। और दिन रात के ख्वाब ज़िद से ही तुम लिख सकते हो अपनी ज़िंदगी, पर तुमने ऐसा किया नहीं। तुम संवरते रहे औरों के लिए, कभी खुद के लिए संवरे नहीं, कभी खुद के लिए संवरे नहीं। तो यूँ ही मैं कुछ लिखता रहता हूँ डिपेंडिंग अपॉन मूड। शुक्रिया। बहुत खूब ललित साहब। मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए तूबा आपके पास आता हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही है कि शायरी का शौक़ आपको कब से पैदा हुआ और क्या चीज़ है जो आपको लिखने के लिए मुतासिर करती है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अफ़शानी की पूरी टीम की कि मुझे यहाँ पर अपना कलाम पेश करने का मौका दिया। शायरी का शौक़ मुझे क्लास 4 से ही था, लेकिन मैं ग़ज़लें पढ़ा करती थी तो इतना तरीक़ा नहीं पता था लिखने का। फिर जब तरीक़ा आया तब मैंने स्टार्ट करा लिखना। मेरे पसंदीदा शायर हैं मोहम्मद इब्राहीम ज़ौक़, जिनकी ग़ज़लें, जिनकी शायरियाँ मुझे लिखने के लिए मुतासिर करती हैं। उन्हीं की पहली ग़ज़ल जो मैंने पढ़ी थी, तो उन्हीं से मतलब मैंने शुरू करा था। तो उनकी ग़ज़ल कुछ ऐसी थी। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले।
लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, बेहतर तो है यही कि ना दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले, लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले। शुक्रिया। बहुत खूब तुबा। अब मैं चाहूँगा कि बारी बारी आप सब आएँ और अपने कलाम से लोगों को नवाजें। नाज़रीन, मैं चाहूँगा कि फ़ातिमा अमीन अपने कलाम से आप लोगों को मुतासिर करें। तो जो मेरा पहला शेर है, उसका जो टॉपिक है, जो मज़मून है, वो है रूह। बेसदा बेरूह सी परछाइयों के दरमियाँ, बेसदा बेरूह सी परछाइयों के दरमियाँ, ज़िंदगी आसेब है तन्हाइयों के दरमियाँ। एक तेरी जुस्तजू न होती ए हुस्न ज़िंदगी, एक तेरी जुस्तजू न होती ए हुस्न ज़िंदगी, भला कौन जीना चाहता है रुसवाइयों के दरमियाँ। जो मेरी दूसरी शायरी है, उसका जो मज़मून है, वो है दुनिया। मज़मून ख़त में जिसका कोई तज़किरा न था, मज़मून ख़त में जिसका कोई तज़किरा न था, दिल ने मगर पढ़ा वही जो लिखा न था, दिल ने मगर पढ़ा वही जो लिखा न था। राह वफ़ा में ख़ुदकुशी उसकी बता गई, शौक़े सफ़र तो था उस पे मगर हौसला न था। जो मेरी लास्ट शायरी है, वो कुछ इस तरह है। काम अपना कर गई तो कामरां हो जाएगी, काम अपना कर गई तो कामरां हो जाएगी, ज़िंदगी वरना हमारी रायगां हो जाएगी। मौत से डरते रहे तो रेज़ा रेज़ा ज़िंदगी, मौत से डरते रहे तो रेज़ा रेज़ा ज़िंदगी, जमते जमते एक दिन कोहे गिरा हो जाएगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फ़ातिमा। अब मैं दावत देना चाहूँगा उज़ैर साहब आपको कि आएँ अपने कलाम से नवाजें। ये उज़ैर साहब। तो पहला शेर यूँ है कि शाफ़ियों को बीमार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, शाफ़ियों को बीमार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, कारसाज़ों को बेकार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, कारसाज़ों को बेकार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, और मकाबिर में सोने वाले वो बादशाह गवाह हैं, मकाबिर में सोने वाले वो बादशाह गवाह हैं, पस्तियों को नमूदार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, पस्तियों को नमूदार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, और ज़न की हुकूमत से ज़न की बेबसी तक, ज़न की हुकूमत से ज़न की बेबसी तक, बिनते हवा को बाज़ार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, बिनते हवा को बाज़ार करा है दिल्ली तेरी हवा ने। बेघरों का घर है और घर वालों की अना तू, बेघरों का घर है और घर वालों की अना तू, बंजारों पर एतबार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, बंजारों पर एतबार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, और मौजूद है मिसाल असद मीर और ज़ौक़ की, मौजूद है मिसाल असद मीर और ज़ौक़ की, अल्फाज को अशार करा है दिल्ली तेरी हवा ने, अल्फाज को अशार करा है दिल्ली तेरी हवा ने। और मक्ता यूँ है कि इतने मुस्तरिब तुम ना थे कभी उज़ैर, इतने मुस्तरिब तुम ना थे कभी उज़ैर, कुछ तो असर करा है दिल्ली तेरी हवा ने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं अब दावत देना चाहूँगा हामिद मसूद आपको। हामिद साहब, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अपनी गज़ल से नवाजें। आदाब नाज़रीन, एक बार फिर मैं आफशानी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मौका देने के लिए। गज़ल का मतला है कि वक्त बेवक्त तू याद आने लगा, वक्त बेवक्त तू याद आने लगा, आँख जैसे लगी तू सताने लगा, वक्त बेवक्त तू याद आने लगा, आँख जैसे लगी तू सताने लगा,
ज़िंदगी आज फिर मैं वहाँ आ गया, ज़िंदगी आज फिर मैं वहाँ आ गया, खुद मेरा हाल मुझको डराने लगा, खुद मेरा हाल मुझको डराने लगा। हाल पूछा किसी ने मेरा जो कभी, हाल पूछा किसी ने मेरा जो कभी, आँख नीचे हुई मुस्कुराने लगा, देखकर मैं उसे तब परेशान हुआ, देखकर मैं उसे तब परेशान हुआ, देखकर जब मुझे मुस्कुराने लगा, देखकर जब मुझे मुस्कुराने लगा। जानता है नहीं साथ में कोई अब, जानता है नहीं साथ में कोई अब, दिल ये पागल मगर गुनगुनाने लगा, दिल ये पागल मगर गुनगुनाने लगा। और शेर का मक्ता है कि बोल हामिद कि उसने दिया था तुझे, बोल हामिद कि उसने दिया था तुझे, ज़ख्म ये आज जो तू छुपाने लगा, ज़ख्म ये आज जो तू छुपाने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। अगले मेहमान में ललित कुमार साहब आपको बुलाना चाहूँगा। तो आज मैं अपने लिखे कुछ आशार पेश करूँगा। वो कुछ यूँ है कि मन में जो है छिपाया ना करो, मिलने आओ पर बेमन आया ना करो, कुछ हो दिल में तो छिपाया ना करो, खंजर जहर ये खिलौने चाहे ले आया करो, यूँ काजल लगाए मेरे आगे आया ना करो। और तुम्हें सुकून से सुलाने के लिए खुद की नींदें हराम करके लोरी याद की थी मैंने, कि तुम्हें सुकून से सुलाने के लिए खुद की नींदें हराम करके लोरी याद की थी मैंने। तुम सुनो तो ज़रूर सुनाऊंगा, तुम कह के सो जाना, मैं सारी रात लोरी सुनाऊंगा, मैं सारी रात लोरी सुनाऊंगा। और मुझे छोड़ जाने की खुशी का कुछ तो लिहाज किया होता, मेरा न सही ज़माने का तो ख्याल किया होता। आँखों पे और कितना पानी मारोगे, कि आँखों पे और कितना पानी मारोगे, आंसुओं का कुछ तो लिहाज किया होता। और हंसी अच्छी लगती है ना मेरी तुम्हें, काश इसी बहाने मेरी खुशी का भी लिहाज किया होता। और एक शाम कभी साथ बिताने आ जाओ, कि एक शाम कभी साथ बिताने आ जाओ, या ऐसा करो चुरा कर अपने बाप की शराब दे जाओ, और जाओ जहाँ चाहे जाओ, आओ अगर मेरे जनाजे पर, कि जाओ जहाँ चाहे जाओ, आओ अगर मेरे जनाजे पर, तुम्हारे दांत तोड़ देंगे मेरे यार, मेरे मरने की खुशी पहले कहीं और छोड़ कर आओ। और इसी के साथ मैं पूरी आफशानी टीम का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और आफ्ताब भाई, शगफ्दी और अरीब भाई का मैं स्पेशली शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ। तो इसी के साथ मैं आखिर में एक शेर जोड़ना चाहूँगा मुनव्वर राणा जी का, कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, और अभी ज़िंदा है माँ मेरी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ललित साहब, शुक्रिया कि आप आए भी यहाँ पे। अगली मेहमान मैं तूबा, बाद में आपको बुलाना चाहूँगा। तूबा। मेरा पहला शेर है। चाक अपना लिबास न कीजिए, चाक अपना लिबास न कीजिए, दुख भरी कट ही जाएगी। चाक अपना लिबास न कीजिए, दुख भरी कट ही जाएगी। ज़िंदगी को अपनी उदास न कीजिए, ये ज़िंदगी भी गुज़र ही जाएगी। दूसरा शेर कुछ ऐसे है। हम ज़मीनों से मुँह चुराते हैं आसमानों की बात करके, हम ज़मीनों से मुँह चुराते हैं आसमानों की बात करके, ज़िंदगी मुफ्त में गिनवाते हैं मौत से हटके। तीसरा शेर है। कौन मन्नत कशे सिलसिला हो, कौन मन्नत कशे सिलसिला हो, कौन शिकवा करे ज़माने से। कौन मन्नत कशे सिलसिला हो, कौन शिकवा करे ज़माने से, कौन सुनता है अब ज़माने में, कौन सुनता है अब ज़माने में, कौन ठहरा कहाँ अब बहाने से। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तूबा। मशहूर शायर दाग दहलवी साहब का एक शेर मुझे याद आता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है।
उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आप सबको पसंद आएगा। इंशाल्लाह आगे फिर हम ऐसे ही कुछ हुनरमंद उभरते सितारों के साथ आपके दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।